नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर लगातार टीवी 9 आप तक पहुंचा रहा है और देखते देखते इस जंग को 500 दिन पूरे हो गए हैं। जी हां, पिछले 500 दिनों से ये वॉर जारी है और इसका अंजाम क्या होगा ये अभी तक किसी को समझ आ नहीं रहा है। आखिर रूस चाहता क्या है, यूक्रेन कब मानेगा, कब करेगा सरेंडर और कब यह जंग खत्म होगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की छत पर कुछ लोगों ने, कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से कुछ लोगों ने बॉम्ब प्लांट कर दिए। इन तमाम बड़ी खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, एक तो 500 दिन पूरे हो गए हैं इस जंग को, ये जंग कहां जाकर रुकेगी, अंजाम क्या होगा इसका? देखिए, इसमें टाइम टेस्टेड रशियन डॉक्ट्रिन जो है वो सफा सामने आ रहा है। वो है वॉर ऑफ एट्रिशन। रूस वॉर ऑफ एट्रिशन को पहचानता है, उसको सूट करता है और उन्होंने वही अपनाया। क्यों कि शुरू में जब आए उसको अपना मिलिट्री एम पुटिन कामयाबी नहीं पा सका और उसको अभी दूसरे स्टेप्स लेने पड़े थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ज़ैपोरिज़िया का था कि पहले तो वो गए न्यूक्लियर प्लांट के लिए, चेरनोबिल में भी गए थे जी, वहां को छोड़ दिया उन्होंने और ज़ैपोरिज़िया को भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया जी। पर क्या हुआ कि उसको पूरी तरह ऑक्यूपाई नहीं कर सके थे और अभी क्या है कि जब वो नहीं कर सके तो उन्होंने फिर दूसरा स्ट्रेटजी अपनाया था कि इसके ऊपर एक्शंस करें, जैसे कि डिसेबलिंग इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, ताकि पॉपुलेशन को दिक्कत आए, फियर आए, उनका मोरल डाउन करे। तो ऐसा उसने अपनाया। फिर वहाँ पे उन्होंने माइन्स भी लगाई हुई हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि जो लड़ाई की हालात है अभी जी, जब यूक्रेन ने वापस काउंटर ऑफेंसिव पिछले साल किया था उसमें रूस को हार माननी पड़ी थी। उनके जो जनरल सुरोकिन थे उन्होंने बचाया इनको कि नेप्रो रिवर के पीछे आ गए, नहीं तो और भी मार खा जाते। अभी उससे इनका जो बचाव हुआ है, उनको टाइम मिला सर्दियों के दौरान कि पूरी अपनी डिफेंसेस को अच्छी तरह बनाए और पूरा अपना ये स्ट्रेंथ कामयाब करें। अभी क्या है कि जब इतनी बिल्डअप की है नाटो फोर्सेस ने, अमेरिका ने यूक्रेन को 9 ब्रिगेड्स उनको इक्विप किया है, उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सके अपने काउंटर ऑफेंसिव में। उसकी स्ट्रेटजी, उसकी टैक्टिक्स में ये सारी देखिए माइन्यूट डिटेल्स लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन यूएस राठौर साहब कोई एंड पॉइंट तो होगा ना? थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। आइए सिंह साहब, राठौर साहब, कोई एंड पॉइंट तो होगा ना इस जंग का? ये सवाल जो है हर किसी को परेशान कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि भाई आखिर जंग ये खत्म कब होगी? क्या होगा ऐसा जिसके बाद दोनों देश, अल्टीमेटली तो दोनों को एक टेबल पर बैठना होगा ही ना बातचीत के लिए। वो मौका कब आएगा, वो स्थिति कब आएगी, वो एंड पॉइंट जंग का क्या होगा जिसके बाद शांति समझौता हो? देखिए समीर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में इतनी लंबी लड़ाई कभी नहीं। बिल्कुल। आज 500 दिन हो रहे हैं जी। तो ये लड़ाई भी बहुत लंबी चली। यूक्रेन की पूरी तबाही भी हो गई, रशिया भी लड़ लड़ के पस्त हो गया है और 500 दिन के बाद रशिया जैसी मिलिट्री पावर आज भी अपनी बात नहीं मनवा पाई। यूक्रेन आज भी लड़ रहा है, बिल्कुल, बशर्ते नेटो के सपोर्ट से लड़। तो आज भी इस पूरी लड़ाई के अंदर हमें एंड स्टेट कहीं नजर नहीं आ रही। यूक्रेन पस्त नहीं हुआ, रशिया पस्त नहीं हुआ, दोनों लड़ना नहीं छोड़ रहे और दोनों की पीस की जो डिमांड्स हैं वो अलग है जी। यूक्रेन कहता है कि आप पूरा यूक्रेन खाली करो तो पीस टॉक्स होगी। रशिया कहता है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में 4 सूबे मुझे दो, उसके बाद बात होगी। तो इन दोनों की कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। उस पर नेटो की जो सरपरस्ती है यूक्रेन के ऊपर वो चल रही है। तो इसमें जब तक एक साइड पूरी तरीके से हार न मान ले तब तक ये चीज चलती रहेगी। अभी 11-12 जुलाई को जो नेटो समिट होने वाली है लिथुआनिया में, विल्नियस में जी, इसमें पता चलेगा कि नेटो किस हद तक यूक्रेन को और मदद देगा। क्योंकि नेटो की दी हुई, लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि नेटो को यह सोचना पड़े कि वो यूक्रेन को मदद कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि
यूक्रेन की मदद ना करने का फैसला अगर नेटो की तरफ से लिया जाता है तो फिर तो एक तरह से जंग खत्म ही हो जाएगी, यूक्रेन को सरेंडर ही करना पड़ेगा। नेटो के अंदर अब थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी कि ये 300-350 टैंक आएंगे और काउंटर ऑफेंसिव होगा और ये जीत जाएंगे, वो सारा काउंटर ऑफेंसिव 1 महीना पुराना है और आपके सामने देख रहे हैं उसमें नॉन स्टार्टर, बिल्कुल रूस ने उन्हें रोक लिया। अब उसके बाद अगर जेलेंस्की जाते हैं समिट में और जा रहे हैं और वहाँ वो किस मुंह से और मदद मांगेंगे, वहाँ वो कहते हैं कि हमें नेटो में शामिल कर लो। तो एक अभी खासकर यूरोपीय देश थके नजर आ रहे हैं, वो यूरोप के जो देश हैं वो यूक्रेन को इससे ज्यादा मदद नहीं देना चाहते। ठीक है, आप उधर देख रहे हैं फिनलैंड को शामिल नहीं, और किया इस बीच सर देखिए कि ये घटना सामने आ गई है, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं 4 से 5 जुलाई वाली तस्वीरें जो हैं, 4 जुलाई की तस्वीर में छत के ऊपर कुछ नहीं, 5 जुलाई की तस्वीर में छत के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस ने बॉम्ब्स फिट कर दिए हैं ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। इस खबर पर आपको यकीन होता है क्या, क्योंकि ज़ेलेंस्की यही दावा कर रहे हैं? देखिए, ये जो पूरी चीज है, संक्षेप में सर। हाँ, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द कई बार ब्रिंकमैनशिप हुई है। हाँ। कभी रूस करता है, कभी यूक्रेन करता है। ये खासकर इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। अच्छा, इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है, आप ये मान रहे हैं। एसपीपी सिंह साहब, आपकी क्या राय है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने भी वो सैटेलाइट इमेजेस मेरे साथ देखी। देखें, ये कुछ भी डिसेप्शन लगा सकता है रूस। अभी जो ग्रोसी गए थे उन्होंने बोला उसको कुछ नजर नहीं आया, और एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है कि जो रिएक्टर नंबर 3 और 4 है जिसकी बिल्डिंग के ऊपर है जी, उसकी भी वो इंस्पेक्शन चाहते हैं कि करें। और अगर आईएए के जो नुमाइंदे वहाँ पे हैं उनको अगर रूस इजाज़त देता है तो फिर अगर रूस इजाज़त देता है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी एस्टैब्लिश हो जाती है। और दूसरा है कि नहीं, लेकिन रूस क्या वाकई ऐसा कर सकता है क्या? मेरे जंग के इस मुहाने पर क्या रूस की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही उड़ा दिया जाए और इतनी बड़ी तबाही इस पूरे रीजन में आ जाए? मेरे विचार में रूस और पुतिन ये कदम बिल्कुल नहीं लेंगे। बेशक मेदवेदेव ऐसी थ्रेट्स देता रहे, ऐसा नहीं होएगा। क्यों? देखो, एक तो उसी को फायदा है कि ज़ेपोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर वो कब्जा रखे, वो कंट्रोल करेगा यूरोप के ऊपर सारी एनर्जी सप्लाई। राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, जिनीवा की प्रोटोकॉल 1 की एक कन्वेंशन है कि जब ऐसा हरकत करोगे इट विल बी काउंटेड एज अ न्यूक्लियर अटैक। हाँ, और वो वॉर क्राइम गिना जाता है। अगर आप ये रेडिएशन भी लीक करते हो जानबूझ के, वो भी एक वॉर क्राइम के नीचे आता है। तो इसमें ना 2-3 चीजें, लड़ाई की जो स्ट्रेटजी रणनीति है वो बहुत नई एस्टैब्लिश हो रही है कि मिलिट्री एस्केलेशन और मिलिट्री प्लानिंग कैसी करनी है। ठीक और है, मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो रिएक्टर्स हैं जितने भी ये विश्व में अभी सोचेंगे कि एक्सटेंडेड सेफ्टी वॉर जोन के अंदर रखें, और जितने भी रिएक्टर्स हैं वो वॉर के कॉम्बैट जोन के नीचे मत आए। हमारे अपने भारत के लिए देखो, चीन ऐसी हरकत कर सकता है। चीन के प्लान है कि ताइवान के ऊपर जो उनके रिएक्टर्स हैं उसको टारगेट करे। नॉर्थ कोरिया का भी साउथ कोरिया के ऊपर ये है। बिल्कुल, चीन और ताइवान पर भी आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब आपका भी। तो कुल मिलाकर देखिए जो स्थितियां हैं वो ये बनती हुई नजर आ रही हैं कि 500 दिन बाद भी कोई ये कह पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं नजर आ रहा है कि ये जंग खत्म कब होगी। लेकिन जो ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अहम खबर आई, हमारी बातचीत में यह निकलकर सामने आ रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि रूस कभी यह नहीं चाहेगा कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो जाए और यूरोप के लिए, दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाए। इसलिए इस खबर पर अभी हमारे एक्सपर्ट्स विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरें आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल TV9 डिजिटल के इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।